ऑफ टू पार्टिकल, सिर्फ दो पार्टिकल है। ये वाला फॉर्मूला हमको बहुत जगह जरूरत पड़ेगा जब दो पार्टिकल का सिस्टम होगा, उस समय सेंटर ऑफ मास निकालना हो, तो ये हमें बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, इसका क्या मतलब है कि यहां पे हमारे पास ओनली दो ही पार्टिकल हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लीजिए हमारे पास यहां है और दूसरा जो है मान लीजिए यहां पे है। इसका मास मान लीजिए कि m1 है, इसका मास मान लीजिए कि m2 है, और मान लेते हैं कि ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये O है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। सपोज दिस इज केप्ट एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। ओके, तो इसका अब हम मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हमारे पास जो है दो पार्टिकल है m1 एंड m2। अब ये मान लो किसी डिस्टेंस d से सेपरेटेड है, सपोज इट इज सेपरेटेड एनी डिस्टेंस d कोई डिस्टेंस है जिससे एक दूसरे को अलग किया हुआ है, और इसका मुझे जो है सेंटर ऑफ मास पता करना है। कहां होगा इसका सेंटर ऑफ मास, वेयर विल बी इट सेंटर ऑफ मास, इसके बीच में होगा या कहीं बाहर होगा, कहां होगा इसका सेंटर ऑफ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास सिर्फ दो पार्टिकल है, और ये जो है आपको जो है डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जैसे यहां दिखाया गया है डी डिस्टेंस। ये मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे एक जो है ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये एक, ये मान लो हमारे पास ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा सपोज करो कि ये हमारा जेड एक्सिस है। ये है वाई एंड ये है जेड, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे है रखा हुआ है। ये रखा हुआ किस पे है, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, एम एंड m1 एंड m2 है। ये हो सकता था कि ये दोनों वाई एक्सिस पे भी हो सकता था कि जेड एक्सिस पे भी रखा हो सकता था। मैंने इसको एक्स एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में लिया है कि एक्स एक्सिस पे दो मास रखे हुए हैं, और वो m1 m2 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी सेपरेशन डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो अब इसमें से अगर कोई कहे हमें कि ये हमको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अगर मुझे कहा जाए कि एक्स एक्सिस पे देखो और वाई एक्सिस पे देखो एंड जेड एक्सिस पे देखो, तो आप ये देख ही के कह दोगे कि इसमें वाई एक्सिस पे तो कुछ रखा ही नहीं है, तो वाई वाला जो पार्ट हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड जेड वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट बच गया अब एक्स वाला, एक्स सीएम कहो या एक्स कहो, बात एक ही है। तो क्या कहते हैं, अभी बताए थे m1 x1 प्लस m2 इंटू x2। यहां दो ही पार्टिकल है, देख लो, एक है m1 दूसरा है m2, और उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, और m1 प्लस m2 कर देंगे इसको, यही हो जाएगा एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास। यानी दो m1 का x1 के साथ एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, m2 ये इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये, और दोनों मास को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो m1 के जगह तो m1 ही रहा, x1 इसमें इसका डिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा, जीरो हो गया, ओरिजिन पे रखा हुआ है। और m2 का देखो, x एक्सिस से x इस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है m2 का, तो डेफिनेटली कह दोगे कि d है डिस्टेंस, m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो गया। तो आपको x में जो इसका वैल्यू निकल के आया, m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके सेंटर ऑफ मास को अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में सजा के लिखें तो क्या लिखेंगे, m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये x एक्सिस में हो गया, फिर y में हो गया जीरो, और z में हो गया जीरो। यानी कि ये इस पे कहीं पे होगा कोई पॉइंट, मान लो हमने इस पॉइंट को c नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल c नाम दे दिया इसको, ये O था, C था, और इसका नाम मान लो यहां पे जो रखा हुआ है, सपोज करो ये मैंने P दे दिया इस पॉइंट का नाम, जिसपे m2 मास रखा हुआ है। तो अब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हमको निकला कहां से निकला, इस पॉइंट से यहां तक का ये डिस्टेंस जो निकला, यही वाला हमारा लेंथ क्या है, ये m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दिस लेंथ इज OC, क्योंकि हम मेजर कहां से किए हैं, यहां से किए हैं सारे बात को,
तो ये जहां भी आएगा उस पॉइंट को हम ओसी कह देंगे। अब मान लो अगर आपसे कोई कहता कि इस पीसी का वैल्यू भी बता दो, पीसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीसी, तो पीसी डेफिनेटली कहोगे ओपी माइनस ओसी कहोगे कि नहीं। अगर इस पीसी का बात हो तो ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक ओपी, और ओपी में से ओसी माइनस कर लोगे तो पीसी निकल जाएगा। ये ओ है यहां पे। अब ओपी कितना है हमारे पास, डी है, माइनस ओसी कितना निकल के आया है, M2D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, M2D कट जाएगा, M1D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये हो गया पीसी। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है इस बात का, दोनों इक्वेशन का देखो, इस दोनों इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग समझो। ये हमको आया है ओसी, दिस रिलेशन इज, दिस डिस्टेंस इज ओसी एंड दिस रिलेशन इज पीसी। ओसी का क्या मतलब है कि जब हमने इसको ओरिजिन माना उस समय सेंटर ऑफ मास कहां है, इसके सी पे है। जब हम इसको ओरिजिन मान लेंगे तो पीसी जो निकालेंगे यहां से यहां तक, फिर भी सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं है कि हम इसको ओरिजिन मान लेंगे तो ये कहीं और चला जाएगा, नहीं, हम इसको भी ओरिजिन मानेंगे तो सेंटर ऑफ मास यही होगा और वो पीसी होगा। पीसी विल बी एम, अगर इस पी से डिस्टेंस मेजर करेंगे इस सेंटर ऑफ मास का तो विच इज पीसी, एंड पीसी इज M1D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अगर हम इसको ओरिजिन मानेंगे और यहां से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे देन इट विल बी ओसी, एंड ओसी विल बी इक्वल टू M2 इंटू डी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये टोटल मास हो गया। अब यहां से एक हम जनरलाइज कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जरा देखो कि इस ओसी को ओसी इंटू M1 कर दो, और देखो तो अगर हम M2 को पीसी से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों सेम होगा कि नहीं। पीसी में इसमें मल्टीप्लाई कर दो M2 से, तो इसमें M2 से करेंगे तो M1 मल्टीप्लाइड बाई M2 इंटू डी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे M1 से तो देखो M1 इंटू M2 डी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, दोनों सेम आ गया। इससे क्या मतलब हुआ, इसका एक मीनिंग ये हुआ कि, इसका एक मीनिंग ये है कि द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स इंटरनली द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। ये देखो, ये सेंटर ऑफ मास जो है, क्या मतलब, इसका मीनिंग ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास, इसको हम, रुको इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले। इसका जो मीनिंग है, इस लाइन का, एक ये है हमारे पास, दूसरा हमारे पास जो ये वाला रिलेशन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं इसका क्या मीनिंग है। ये देखिए, देखिए ये आपका है पार्टिकल, ये दो एक्सिस का है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है और यहां से हमने डिस्टेंस मेजर किया तो OC इंटू M1। इसको जो वर्ड में कहा जाता है द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स इंटरनली, divides internally the line joining
ज्वाइनिंग line joining the two particles in inverse ratio of their masses क्या मतलब हुआ इसका? ये जो रिलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर ऑफ मास ये सी पे है, डिवाइड्स इंटरनली, इस लाइन को यहां से यहां, ये इंटरनल है, ये अंदर में कहीं पे सेंटर ऑफ मास मिल रहा है, मतलब इंटरनली है, इधर नहीं मिला है बाहर में, तो एक्सटर्नल हो जाता है। ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस, उसके इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में डिवाइड करता है। क्या मतलब हुआ? ओ सी मल्टीप्लाइड बाई m1, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जब लाइन कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है तो ऐसे ही रिलेशन आता है। ये मैथमेटिक्स का एक रिलेशन है जो आप ज्योमेट्री में पढ़े हैं। इसका देखो क्या मतलब है, ओ सी बाई पी सी, हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू m2 बाई m1, है ना। इनवर्स रेशियो का क्या मतलब है? देखो, ये ओसी है यहां से यहां तक, ये ओसी है यहां से यहां तक, ओसी, और यहां क्या है? m1 है। तो ओसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? m1 के। ये पीसी है यहां से यहां तक, पीसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? m2 के। m2 ऊपर है और यहाँ पीसी नीचे है, यहाँ ओसी ऊपर है, यहाँ m1 नीचे है। तो ये इनवर्स रिलेशन में क्या करता है? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इसको ये इंटरनली डिवाइड करता है, इस ये सेंटर ऑफ मास इस दोनों पॉइंट मासेस को। अब इसको समझने के लिए एक और हम आपको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसको देखिए, कुछ नहीं है, खाली m1 x1 m2 x2 यही सब लिखना है। अब मान लो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स के, हमारे पास मान लो ये एक, हमने ऐसा एक m1 एक मास ले लिया, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज करो यहाँ पे C1 पे है। एक दूसरा हमने मास ले लिया m2 है, इसका अपना सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे C2 पे है। समझिएगा बात को, इस m1 का सेंटर ऑफ मास कहां पे है? C1 पे। m2 का सेंटर ऑफ मास कहां पे है? C2 पे है। इसका बहुत सारे पार्टिकल है, सब मिला के इसका सेंटर ऑफ मास होने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि यही इसी पॉइंट पे हमारा न्यूटन्स के सारे लॉ का अप्लाई होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, हम यही लगाएंगे मास। अब यहाँ पे फोर्स की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ भी फोर्स लगेगा, यहाँ भी लगेगा, इस सब जगह हम बात ही नहीं करेंगे, खाली इसी पे बात करेंगे जो फोर्स लग रहा है हमारा। या इसमें हम इस यहाँ बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसके हमको कोई मतलब नहीं है, फोर्स लग रहा है ठीक है, लेकिन जो बात होगी हमारी वो यहीं पे होगी। यहां भी बात हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी बात होगी यहीं पे, इस C2 पे सेंटर ऑफ मास पे बात होगी। तो m1 का सेंटर ऑफ मास कहां पे है? C1 पे है। m2 का सेंटर ऑफ मास कहां पे है? C2 पे है। जैसे हमने इससे पहले वाले में आपको पार्ट में बताया आपको कि आपका जो है कि स्क्वायर के में रखा हुआ था, जो स्क्वायर में देखे थे, ये वाला स्क्वायर शेप में मास रखा हुआ था सबका, इसका मास, इसका अपना यहाँ मास अलग था, यहाँ मास अलग था, तो इसका कंबाइंड होकर सेंटर ऑफ मास हमको यहाँ निकल के आया था इसके बीच में, यानी कि इससे पहले हमने आपको डिस्कस किया है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन सब का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया था a/2 एंड 7a/10 पे, ये था सेंटर ऑफ मास। अब ये जब दो मास ऐसे रखे हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इन दोनों का कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? वेयर विल बी द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास? इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? अब इसको जब हमको पढ़ना है कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की, जब हम बात करेंगे इन दोनों पार्टिकल का, तो उसको कैसे समझेंगे? तो उसको हम एक्स लिखते हैं, एक CM है ये सेंटर ऑफ मास, तो इसका लिखेंगे m1, इसके पूरा मास हो गया m1 इसका, इंटू x1 प्लस इसका टोटल मास हो गया m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कह देंगे। अब जैसे इसमें बताए थे सेम, इसका अपना सेंटर ऑफ मास C2 पे है, इसका C1 पे है, बट इस C1 का
कोई रेफरेंस लाइन है, उसमें इसका एक्स से ओरिजिन अगर ये हम ऐसे कह देते, ये मान लीजिए ऐसे होता, तो इस C1 का यहां से यहां एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है इसको, ये देखिए, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ये अगर पूछा जाता यहाँ पे कि इस C1 का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो ये x1 डिस्टेंस है। ये इस C2 का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो ये x2 डिस्टेंस है। तो ये XCM हो गया। उसी तरह से y लिखते आप तो M1 y1 प्लस M2 y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये आपके y, इसका y एक्सिस में कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है इसका सेंटर ऑफ मास का, ये y1 है। ये इसका कितना डिस्टेंस है, ये इसका डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये y2 है ये डिस्टेंस। तो ये हमारा y2 डिस्टेंस है यहाँ पे। तो इस तरह से हम ये लिख देते हैं। अगर z एक्सिस में लिखना होता तो M1 इंटू Z1 प्लस M2 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कर देते हैं। यही हो गया इसका। इसका अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इसका अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो अब इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो x में उसका डिस्टेंस होगा M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। y में उसका डिस्टेंस होगा M1 y1 M2 y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। z में कहा होगा M1 z1 प्लस M2 z2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब आगे आइए, इसको हमने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 2। ये एक रॉड है, यूनिफॉर्म लेंथ का है। यूनिफॉर्म लेंथ का एक रॉड ऐसे एल लेंथ का एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म मास है इसका। ये ए है, ये बी है, और अब इसका मान लीजिए अगर यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म मास का लेंथ का है अगर रॉड, अगर इसका पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, अगर ये लेंथ इसका मान लो कि हमने दे दिया यहां से यहां तक, द लेंथ इज एल। इसका लेंथ जो है ये मान लेते हैं कि ये एल लेंथ का ये रॉड है। रैंडमली आपसे पूछे कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहां होगा, तो कल हम बात किए थे, बताइए कैसे बता देंगे, इसको देख के ही बता कैसे देंगे। जैसे ये बताए थे ना, ये पेन है आपका, सेंटर ऑफ मास की इसकी अगर बात होगी तो कहां होगा, ठीक इसके बीच में होगा। अगर ये यूनिफॉर्म लेंथ का है, कहीं मोटा पतला नहीं है, सब जगह एक ही डायमेंशन है इसका, तो इसका सेंटर ऑफ मास ठीक इसके बीच में होगा। तो उसी तरीके से जब हम इसकी बात करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ठीक इसके बीच में होगा, यहाँ पे ठीक बीच में होगा, यानी कि L/2 इधर हो गया एंड L/2 इसका इधर हो गया, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यूनिफॉर्म रॉड है। अब क्या किया गया है एक्चुअली इसको, कि एक दूसरा रॉड और उसी लेंथ का लेके इसको टी शेप बना दिया गया है, ऐसे करके सेम लेंथ ले करके, और ये मान लो C है और ये मान लो कि ये D है, उतना ही लेंथ का लेके इस तरह से टी के शेप का बना दिया गया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि जब टी शेप आप बना देंगे तो अब बता दीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, पूरे कंबाइंड सिस्टम का, यानी ए बी एंड सी डी का व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज सेंटर, और वेयर इज सेंटर, व्हाट नॉट, वेयर इज सेंटर ऑफ मास, कहां है इसका सेंटर ऑफ मास। जब ए बी और सी डी को एक रॉड टी शेप में बना दिया जाएगा, तो अगर ये टी शेप नहीं होता तो ए बी का तो सेंटर ऑफ मास यहां पे हो जाता, अगर ये सी डी सिर्फ होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो जाता, फिर इसके बीच में हो जाता, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे हो जाता। ये भी L/2 डिस्टेंस यहां से होता है, L/2 डिस्टेंस यहां से हो जाता है, तो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है। ये अकेले रहता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, यहां पे होता। समझ रहे बात। तो अब ये सेंटर ऑफ मास आपका ये इस तरह से निकल के आता कि ये पॉइंट हमको पता चलता जहां पे अब आपके पास इसका C और D का सेंटर ऑफ मास मान लो कि ये E पे होता,
होगा ई पे, इसके बीच में होगा सी और डी का। तो अब हमारे पास कितना सेंटर ऑफ मास मिल के आया, 2 निकल के आया ऐसे। एक सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सी पे है, दूसरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ई पे है। अब हमको पूछ रहा है कि सी और ई जब मिल जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, जब सी और ई मिल जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। इसके बीच का कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस L/2 है। ये देखो ना, सी और डी है तो ये ई है, तो ये L/2 ही तो है यहां से यहां तक, ये L/2 है। और ये भी कितना है, L/2 है। यानी ए बी का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, सी पे है। सी डी का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, ई पे है। तो अब दोनों मास को हमने अलग कर लिया, एक सी को एक ई को कर लिया। अब पूछ रहा है, अब बताइए कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास सी और ई के वजह से कहां पे होगा। जरा बताओ तो, सोच के जल्दी से, कहां पे होना चाहिए इसको। अगर सिंपली देख के बताना है तो कह देंगे कि इसके बीच में होगा, कुछ करना ही नहीं है। अभी तो बताए थे कि दोनों पॉइंट मास है, और उसका जो है ये सेंटर ऑफ मास जो भी आएगा निकल के वो पॉइंट मास होता है। ये पॉइंट मास है, ये भी पॉइंट मास है। तो जब दो पॉइंट मास जो है आपके इस तरीके से, अभी पीछे मैंने बताया आपको कि जब ये एम हो जाएगा, ये भी एम हो जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास ठीक इसके बीच में होगा। अगर इसका डिस्टेंस डी है दोनों के बीच, तो ये D/2 पे होगा, और बाकी 0 0 हो जाएगा। अब इसका अगर देखोगे तो ठीक इसके बीच में होगा, यानी यहां से L/4 डिस्टेंस पे ये हो जाएगा। कैसे होगा, अभी बता भी दे रहे हैं तुमको। ये L/4 डिस्टेंस पे हो जाएगा, यहाँ सी से L/4 डिस्टेंस पे होगा। कैसे, अब अगर हम मान लो ये वाला अगर हम लिखना चाहें, क्योंकि ये वाई एक्सिस हो गया ना ऐसे, तो वाई एक्सिस में जब हम इसके डिस्टेंस की बात करेंगे, ये वाला मान लो m है मास, ये भी मान लो m है मास, तो जब हम इसके बात करेंगे वाई एक्स वाला पार्ट तो इसमें 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं इधर, एक्स एक्सिस पे। वाई पे जब हम आएंगे तो इसका मास इंटू वाई एक्सिस से डिस्टेंस, m इंटू वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। दूसरा वाला आ जाओ, m इंटू इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस, यहां से कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, L/2। और दोनों मास को क्या करना है, ऐड कर देना है, से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो खत्म हो गया 0। और ये देखो m इंटू L/2 डिवाइडेड बाई 2m, तो इससे ये कट गया, तो आपको L/4 हो गया। यानी C से L/4 डिस्टेंस पे होगा, या E से भी ऊपर जाओगे तो L/4 ही डिस्टेंस पे ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो जब हम इसको कंबाइंड टी शेप में बना देंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास देखो यहां से नीचे खसक के ये यहां आ जाएगा। इंडिविजुअल इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, सी और डी का सेंटर ऑफ मास ई पे है, ए और बी का सेंटर ऑफ मास सी पे है। लेकिन जब हम इसको टी शेप में बना देंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां तक L/4 डिस्टेंस पे ये आ जाएगा। यहां से देखो सेंटर ऑफ मास कैसे चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन जब उसका हम शेप चेंज करते हैं, उसका पोजीशन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट फॉर्मूला यही रहता है, x=m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई, अगर दो ही है तो m1 प्लस m2 कर देंगे। उसी तरह से y में जब निकालेंगे तो y में आपका हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। और z में भी निकालेंगे तो सेम उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो ये आपको है, ये जो भी हमने मास अभी बात किया, ये आपका कंटिन्यूअस मास नहीं था, ये सारे पॉइंट मास के लिए बात हुई। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, जैसे कि कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जैसे इस तरीके का आपका हो जाए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर कोई रिंग हो जाए, या इस तरह से कोई रॉड हो जाए अगर हमारे पास, तो इसका मास क्या हो जाता है, ये यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ये पॉइंट नहीं है, ये चारों तरफ मास इसका फैला हुआ है, तो इसका हम कैसे सेंटर ऑफ मास निकालें। या सेमी सर्कुलर ऐसे हो जाए, आपके पास रिंग हो जाए, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो ये सब हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट हो जाए, अगर सेमी सर्कुलर प्लेट, जैसे जिसमें हम लोग खाना खाते हैं ना,
तो वो तो सर्कुलर रहता है इस तरीके से, इसमें से आधा काट के हटा दिया जाए इस प्लेट का, और इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा ये हम नेक्स्ट डे देखेंगे उसमें। ये निकलने के बाद फिर हम उसके बाद बात करेंगे मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का मतलब है वही F इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और वो जहां पे अप्लाई होगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो सेंटर ऑफ द मास पे ऑब्जेक्ट अप्लाई होगा ये। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट डे हम बात करेंगे बाकी।